क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करें। सबसे पहले हमको भारत के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है मौखिक रूप से जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमको भारत के अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ना है, यहाँ की जलवायु पढ़नी है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ना है और खनिज, कृषि, संसाधन, वन, जनसंख्या, ये सभी हमको भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। हम सबसे पहले भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग कल्पना करें, ये समूह पृथ्वी, ये सही नहीं बन पाया है, ये समूह पृथ्वी और इस पे इसको पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर पे भारत की स्थिति जानेंगे और इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जबकि दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये पृथ्वी दो गोलार्ध में बटी हुई है। इसके बाद हम जानते हैं भारत का विस्तार। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्षांश जो रेखाएं हैं उनकी संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। एक ध्यान देने वाली बात यह है, हम लोग अध्ययन करते वक्त अक्सर दुविधा में हो जाते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है या 180 है। मैं आपको बता दूं कि विषुवत रेखा को मिला करके अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, जबकि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। हम देशांतरीय विस्तार भी जान लेते हैं। देशांतरीय विस्तार पृथ्वी में को दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं से बांटा गया है, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई होती है, जबकि देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो खड़ी होती हैं और उत्तर से दक्षिण में खींची गई होती हैं। इसके बाद देशांतरीय विस्तार है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हम थोड़ा सा हट करके टॉपिक से, मतलब भारत के भूगोल से थोड़ा सा हट करके एक जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से विश्व के पटल पे हम लोग साबित करते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है। देखिए, ये आपका 0 हो गया, 0 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं ये आपकी ये चल रही है भूमध्य रेखा। ये दोनों गोलार्धों को दो बराबर भागों में बांटती है और ये आपकी
ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा है। इसी को विश्व की समय रेखा भी कहते हैं और ये इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मानते हैं। इधर 180 देशांतर होते हैं और इधर भी 180 देशांतर, दोनों मिला के 360, और इस रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश और दक्षिण में 90 अक्षांश, दोनों मिला के हो जाते हैं 180 अक्षांश। यहाँ पर स्थिति जो हम देखते हैं अक्षांशों की, तो अक्षांश रेखाएं इधर से इधर में खींची गई होती हैं और 0 से जब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 8 डिग्री का समय आ जाता है। तो 8 डिग्री से 37 डिग्री पे यहीं पे भारत स्थित है। ऐसे ये भारत की स्थिति है अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे जो सीधी पड़ती है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल आपके है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के छोर की। छोर का मतलब होता है किनारों की। किनारे कौन कौन सा क्या है? भारत के पश्चिमी छोर पे गुजरात है। भारत के पश्चिमी छोर पे गुजरात, जबकि पूर्वी क्षेत्र पर अरुणाचल प्रदेश है स्थित है। इसके बाद भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग भारत के मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपकी है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे पूरे भारत में समय की गणना की जाती है और यह गुजरती है आपके मिर्जापुर से। हम लोग लाइन टू लाइन एक एक क्रम से अध्ययन करते हैं और भारत के जो बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है मानक समय रेखा, जिससे को हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, तो उसी से पूरे भारत में समय का निर्धारण होता है। ये आपका भारत होगा, ऐसे गुजरती है, ये आपकी मानक समय रेखा होगा 82.5 डिग्री देशांतर। इसके बाद मानक समय रेखा हम देखते हैं कि कहां कहां से गुजरती है। तो ये आपकी गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टोटल भारत के 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है, मानक समय वो लंदन से, लंदन के ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे। जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं
तो अपने यहाँ 5:30 बज रहे होते हैं शाम के। ये हो गई मानक समय रेखाओं से संबंधित। इसके बाद बात आती है भारत के बीच से गुजरने वाली एक अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका हम नाम जान लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? गुजरात सबसे पहले आता है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद त्रिपुरा, एक और कौन सा है वो, सॉरी, मिजोरम। हाँ, मिजोरम। 8 राज्यों से होकर के ये है भारत की मानक समय रेखा, वो सॉरी ये अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा के नाम से गुजरते हैं, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और सबसे लंबी रेखा, सबसे लंबी रेखा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में स्थित है और यहाँ की सबसे लंबी रेखा है। एकमात्र राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ये आपका है झारखंड की राजधानी। झारखंड की राजधानी रांची अक्षांश रेखा पर स्थित है। प्रसिद्ध शहर है आपका ये गुजरात का गांधीनगर और भोपाल। ये अक्षांश रेखा के दक्षिण में सबसे समीप स्थित गुजरात का गांधीनगर और मध्य प्रदेश का भोपाल। ये हो गई अक्षांश रेखाओं से संबंधित बात। थोड़ा सा देखते हैं अब भारत के 4 बिंदु, भारत के 4 बिंदुओं को जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। पहला है भारत का इंदिरा, जम्मू कश्मीर में। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु आपका आता है इंदिरा पॉइंट। ये आपका स्थित है ग्रेट निकोबार में। अधिकतर बच्चे ग्रेट निकोबार के स्थान पर कभी कभी तमिलनाडु में लगा देते हैं या कन्याकुमारी लगा देते हैं, लेकिन ये सही, इसका सही मायने में ग्रेट निकोबार में। पूर्वी बिंदु आता है आपका वालांगू। वालांगू नाम है, ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु आपका आता है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, सरक्रीक। ये आपका स्थित है गुजरात। ये भारत के 4 बिंदु अक्सर हमने परीक्षाओं में इनको देखा। इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा जान लेते हैं भारत की सीमाओं के बारे में।
भारत के 4 बिंदुओं के बाद हम थोड़ी सी और जानकारी एकत्रित कर देते हैं। भारत की जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान बेटा? 7वां स्थान। इसके बाद भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद भारत 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। इसके बाद भारत की जलवायु भारत की मानसूनी है। ये भारत का ये सब जो भाग आता है तीनों तरफ से, ये सब महासागरीय भाग है, ये जलों का विस्तार है। इसके बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसके बाद भारत की जनसंख्या 1.25 अरब के आसपास है, और जनसंख्या की दृष्टि से हम थोड़ा सा देशों को देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश भारत का आपका अपना उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा आपका आता है, कौन सा प्रदेश आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, और सबसे छोटा आपका कौन सा है, आपको बताएंगे? गोवा। सबसे छोटा है गोवा। केवल 2 जिले हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं। इसके बाद भारत का जनसंख्या में हो गया प्रदेश और क्षेत्रफल में हो गया। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूं भारत की सीमाओं। भारत की सीमाएं, भारत की सीमाओं की बात करते हैं। भारत 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ उत्तरी भाग में पर्वतीय भागों का विस्तार है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य भूभाग की तटरेखा, ये आपकी है 6100 किलोमीटर। उसके बाद इसके बाद द्वीपों सहित मिला दिया जाए तो आपका है 7516 किलोमीटर। ये 3 लंबाइयां, स्थलीय सीमा और मुख्य भूभाग की तटरेखा, तटरेखा का मतलब समुद्री क्षेत्रीय भाग, और दोनों द्वीपों अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह को मिला दिया जाए तो 7516 किलोमीटर। भारत के 9 राज्यों के पास तटरेखाएं हैं। मैं इनका नाम जान लेता हूं। भारत के
भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं। मैं उनका नाम क्रम से जान लेता हूं। गुजरात, महाराष्ट्र। जैसे तटरेखा का मतलब होता है कि जो महासागर के किनारे एकदम तटों पे बसे हुए राज्य होते हैं। इसके बाद आपका आता है गोवा, कर्नाटक, केरल। इसके बाद आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। एक और कौन सा छूट रहा है भाई? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्यों के पास तटरेखाएं हैं और बंदरगाह हैं। अक्सर हमने परीक्षाओं में देखा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा आपके गुजरात की। गुजरात की तटरेखा भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा है। दूसरे नंबर पे आपका आता है, तटरेखाओं की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की। और तीसरे नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु। ये 3 राज्य क्रम से सबसे लंबे तटरेखाओं से कम तटरेखाओं की तरफ बढ़ते हुए हैं। और सबसे छोटी तटरेखा, हमने लंबी तटरेखा की बात की, अब हम देखते हैं सबसे छोटी तटरेखा। सबसे छोटी तटरेखा आपकी आती है गोवा की। गोवा भाई हर चीज में छोटा है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों को। थोड़ा तेजी से देखते हैं भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देश। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़ा देश पाकिस्तान है आपका, अफगानिस्तान है, इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के सबसे करीब में उपस्थित है आपका नेपाल, जहां से महापारा का मौसम है, भूटान और बांग्लादेश। ये सभी भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देश हैं। मैं चीन को तो भूल ही गया, चीन आज है। इसके बाद अफगानिस्तान की जो सीमा है, एक देश अफगानिस्तान की जो सीमा है, ये भारत के पाक अधिग्रहित कश्मीर से जुड़ा हो, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं। इसके बाद भारत देश का एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की एक खासियत ये है कि वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा, यहां तक त्रिपुरा है, किनारे किनारे बांग्लादेश। इसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों की सीमा से लगते हैं। ये तीनों देश 3
देशों की सीमा से लगते हैं। तीनों देश की सीमा से लगते हैं। तीन देशों की सीमाओं से लगते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत या अन्य देशों के बीच कौन सी रेखा है। सबसे पहले भारत और चीन के बीच एक रेखा है जिसका नाम है मैक-मोहन रेखा। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? भारत चीन हो गया, भारत पाकिस्तान। इसके बाद हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है डुरंड लाइन रेखा। भारत के अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आपके भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कई राज्यों से सीमाओं को साझा करता है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा 8 राज्यों से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश है। मैं उनके नाम जान लेता हूं। पहले आता है आपका उत्तराखंड, बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद आपका आता है राजस्थान और इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से मिलती। इसके बाद कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हम जान लेते हैं भारत का, पूरे देश का, भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला भारत का है गुजरात राज्य में स्थित है कच्छ। जबकि सबसे छोटा जिला आपका पांडिचेरी का माहे, पांडिचेरी में स्थित है माहे। भारत में कुल ग्रामों की संख्या देख लेते हैं। भारत में लगभग 6,41,000 ग्राम स्थित हैं। आपके गोंडा जिले में 1090 के आसपास गांवों की संख्या है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होता है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए जब हम बात करते हैं भारत की, अरुणाचल प्रदेश से भारत का सबसे पूर्वी छोर है और पृथ्वी अपनी जो है ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए सबसे पहले पूर्वी देशों में सूरज उगता है और यहाँ से गुजरात पहुंचते पहुंचते लगभग 2 घंटे समय का अंतर आ जाता है और देश में बहुत सी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकता। इसके लिए एक मानक समय रेखा मान लिया जाता है।
इसके बाद भारत से एक देश यहाँ पे श्रीलंका है जो समुद्री सीमा साझा करता है, और भारत और श्रीलंका जो है, मैं देख लेता हूं, भारत एवं श्रीलंका का भी नाम भाई ले लेते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बारे में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है। पाक जल संधि का मन्नार की खाड़ी। इसके बाद अधिकतर बच्चे पाक जल संधि को भारत और पाकिस्तान के बीच बताते हैं, लेकिन ये गलत है भाई, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच है। ये हो गई भारत के बारे में या अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप मान के चलिए यूपीपी, एसएससी, यूपीटीईटी, सीटेट, रेलवेज, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि मंडे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी मदद करेगा आप लोगों की। और आप लोग क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी यदि इसमें हमारी पढ़ाई जाने से त्रुटि बचती है या कुछ कमियां हैं तो इसके लिए आप सभी के सुझाव और शिकायत सादर आमंत्रित हैं।